कि लोगों की जो मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उनके बाप दादाओं ने कितना कर्ज लिया। कि लोग ओवरवेलमिंगली अपने खुद का घर खरीदना प्रेफर करते हैं बड़ी बड़ी डेट लेके रेंट पे रहने के बजाय। इससे पहले आप ये सोचो कि मैं वही पुरानी लाइन पकड़ रहा हूँ कि भाई घर मत खरीदो, घर खरीदने के जो पैसे होते हैं उसको स्टॉक मार्केट में डालो, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। अमीर और अति अमीर लोग चीज़ों को ओन करते हैं बिना उनकी प्राइस की टेंशन लिए, बिना उसके लीगल रिस्क या लीगल पचड़ों में पड़ने की टेंशन के, और बिना उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। तो आपको उस घर में रहने को तभी मिलता है जब आप हर महीने घर के मालिक को कुछ पे करते हो, किसी बड़ी डेट को लेके आप कोई एसेट ओन करते हो। तो एसेंशियली हो ये रहा है कि, और आप देखो तो ये अमीरों के लिए एक्चुअली क्वाइट एक बहुत ही फैंटास्टिक सा तरीका है एसेट्स को ओन करने का। यहाँ पे ये अंडरलाइंग कॉजालिटी है जो कि हमको ये बता रही है कि ये एक्चुअल में अमीर बने क्यों। यहाँ पे आएगा हमारा फाइनेंशियल ट्विस्ट। तो जो रियल फाइनेंशियल रीजन है बड़ी 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 डेट्स लेके घर खरीदने का लोगों का, वो ये है कि स्वागत और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डेट इज अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं हूं अनुराग गौर और आप देख रहे हैं एवरीडे इकोनॉमिक्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डेट और क्रेडिट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां डेट है वहां पे क्रेडिट है और जहां क्रेडिट है वहां डेट है। हमने इसको मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था कि कैसे क्रेडिट ही मनी होता है इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग। अब हम अपनी डेट को समझने की जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे डेट ओनरशिप का एक फॉर्म है और क्या रीजन है कि ये जो डेट इतनी बड़ी 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 और बड़ी होती जाती है, ये अलाउड ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैं शुरू करूंगा एक क्लेम से, जो कि ये है डेट का हमारी सोसाइटी में जो फंक्शन है वो ओनरशिप ही है। डेट ओनरशिप का या चीजों को ओन करने का एक तरीका होता है। तो इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंपनीज के बारे में सोचना। हम जब कंपनीज की फंडिंग के बारे में सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि हम कंपनियों के शेयर खरीदते हैं और उन शेयर को खरीदने के बदले में जो पैसे हम कंपनी को देते हैं, कंपनी उन पैसों को लेके अपनी डे टू डे फंक्शनिंग में, अपनी स्पेंडिंग में इस्तेमाल करती है, राइट। लेकिन आमतौर पे कंपनियां दो तरीकों से फंड्स रेज करती हैं। पहला तरीका तो यही हो गया जो हमने अभी बात करी कि शेयर होल्डर्स होते हैं अपनी शेयर्स बेच के पैसे लेना, और जो दूसरा तरीका है पैसे रेज करने का वो है बॉन्ड्स के थ्रू, जो कि एसेंशियली एक तरीका है उधार लेने का। बॉन्ड्स सेल करना उधार लेना होता है और काफ़ी केसेस में कंपनियां अपनी मेजॉरिटी फंडिंग इन बॉन्ड्स के थ्रू ही करती हैं। ऐसे उधार देने वालों से पैसे उधार लेती हैं बॉन्ड्स बेच के। तो जब आप कोई कंपनी चला रहे हो तो आपके पास लार्जली दो चॉइसेस होती हैं पैसा रेज करने की, जो कि है शेयर्स को सेल करना, उस तरीके से पैसे लेना, और दूसरा है उधार लेना, बॉन्ड्स सेल करना और उस तरह से डेट लेना। और लार्जली देखा जाए तो ये दोनों ही तरीके इतने डिफरेंट नहीं है। आप चाहे शेयर होल्डर हो कंपनी के, चाहे बॉन्ड होल्डर हो, आप कंपनी को कुछ पैसा अपनी तरफ से देते हो और उस पैसे को यूज करने के एवज में आप कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ले लेते हो। अब ये जो हिस्सा देने की बात है, ये किस तरीके से दिया जाता है कंपनी के द्वारा, बस ये डिफरेंट है। कंपनी की जो कमाई होती है, पहले उस कमाई में से वो बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करती है। उसके बाद जो पैसा बचता है, जो प्रॉफिट होता है, उससे वो शेयर होल्डर्स को पे करती है। तो पैटर्न दोनों का सेम ही है। आपने कंपनी को पैसे दिए और उसके बदले में कंपनी ने अपने कमाई का एक हिस्सा आपको दे दिया। अब इसमें मजेदार बात यह है कि हमें लगता है कि कंपनी के जो मालिक हैं वो उसके स्टॉक होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन असलियत में ये जो स्टॉक होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स है ना, वो इतने डिफरेंट नहीं है। और ये मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि आप ये सोच रहे होगे कि भाई इससे हमारा क्या लेना देना, कंपनियों में स्टॉक होल्डर होते हैं, बॉन्ड होल्डर होते हैं, वट। इसका काफी गेम चेंजिंग इम्प्लीकेशन है जो कि हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं लाइक्स और सब्सक्राइब्स के फॉर्म में डोनेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। ओके, मूविंग ऑन। अब आप कंपनी की जगह अपने आप को रख के देखिए। आप जब भी कोई घर खरीदते हो आप उस घर को ओन करते हो, लेकिन अगर आपने कोई बड़ा भारी भरकम सा लोन लेके वो घर खरीदा है तो आपकी सिचुएशन एक रेंटर से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। नाउ वेट वेट वेट, इससे पहले आप ये सोचो कि मैं वही पुरानी लाइन पकड़ रहा हूँ कि भाई घर मत खरीदो, घर खरीदने के जो पैसे होते हैं उसको स्टॉक मार्केट में डालो, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आई नो जब हम खुद का घर खरीदते हैं तो उसमें इक्विटी बिल्ड होती है एंड आई प्रॉमिस कि मैं आगे इस बारे में बात करूंगा। ओके, तो आपने अपना घर खरीद लिया एक बड़ी सी लोन लेके, मे बी 20 साल का 30 साल का लोन की अवधि है जो आपने लेके घर खरीदा। अब आप इस घर के
मालिक हैं, आप इस घर में किसी भी रंग की पुताई कर सकते हैं, कहीं भी कील ठोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस सेंस में आप उस घर को, उस स्पेस को ओन करते हैं। लेकिन अगर आप इस सुपरफिशियल लेयर को एक सेकंड के लिए साइड में रख के देखो, तो आपको उस घर में रहने को तभी मिलता है जब आप हर महीने घर के मालिक को कुछ पे करते हो। अब उसको आप रेंट ना बोल के मॉर्गेज कह लेते हो क्योंकि आपने घर को ओन कर रखा है, बट एसेंशियली आप पे कर रहे हो घर के मालिक को उस घर में रहने के प्रिविलेज के लिए। तो यहाँ पे हमारी मेन इंसाइट आती है कि कैसे डेट एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप है, क्योंकि आपके पास अगर पैसे हैं, उन पैसों से कोई एक्चुअल एसेट खरीद लेना, या लेट्स से फॉर एग्जांपल उन पैसों से एक्चुअल में घर खरीद लेना और उस घर को रेंट पे चढ़ा देना, ऐसा ही है जैसे उन पैसों को उधार दे देना और इंटरेस्ट लेना। ये दोनों चीजें इतनी भी डिफरेंट नहीं है। दोनों ही केसेस में जो मनी लेंडर है, जो ईएमआई कलेक्ट कर रहा है या फिर जो रेंट कलेक्ट कर रहा है, वो उस चीज को ओन करता है। और दोनों ही केसेस में अगर आप पेमेंट्स देना बंद कर दो, आप अपनी मॉर्गेज पेमेंट देना बंद कर दो, या कोई कंपनी अपने मनी लेंडर्स को, अपने बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट देना बंद कर दे, तो इन दोनों ही केसेस में जो एक तरफ जो घर है और दूसरी तरफ जो कंपनी है, वो लीगली बॉन्ड होल्डर्स के पास या उस डेट के ओनर के पास चली जाती है। इन दिस वे जो डेट ओन करता है वही एसेट को भी ओन करता है। और इसी मेंटल मॉडल की मैं बात कर रहा था व्हेन आई टोल्ड कि डेट इज अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो इसलिए अगर आप कोई एसेट ओन करते हो एक बड़ी सी लोन के द्वारा, किसी बड़ी डेट को लेके आप कोई एसेट ओन करते हो, तो एसेंशियली हो ये रहा है कि जो वेल्दी व्यक्ति है, जो वेल्दी मनी लेंडर है, जो आपको ये पैसे उधार दे रहा है, वो इस एसेट को आपके थ्रू ओन करता है। और ये सिर्फ इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि जब आप डेट लेके किसी एसेट को खरीदते हो, तो आप उस एसेट का प्राइस रिस्क लेते हो, लीगल रिस्क लेते हो, मेंटेनेंस वगैरह आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन लीगली अगर आप उसकी ईएमआई या उसकी मॉर्गेज पे नहीं कर पाते, तो वो प्रॉपर्टी फिर भी चले डेट ओनर के पास ही जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ खरीदा, उसका प्राइस बढ़ गया, तो आपका फायदा हो गया कि भाई मैंने जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में मैं बेच सकता हूँ। लेकिन अगर उसका प्राइस गिर गया तो वो रिस्क भी आपका ही है। सिमिलरली अगर जो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसमें कोई लीगल या कंप्लायंस रिस्क है, जो कि लेट्स से आपने चेक नहीं किया खरीदने से पहले, या वो सामने नहीं आया खरीदने से पहले, तो उसके बाद उसको ठीक करने की, फिक्स करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। तो ये प्राइस रिस्क और लीगल रिस्क है। और इसके अलावा घर की अगर आप बात करो, तो आप घर खरीदते हो डेट के थ्रू, तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी ऑब्वियसली आपकी ही है। तो एक रियल सेंस में अगर आपको किसी चीज को इस्तेमाल करते रहने के लिए पेमेंट्स देने पड़ रहे हैं लगातार, आइदर उसको ओन ना करने की वजह से आप रेंट पे रह रहे हो, या फिर उसको डेट के थ्रू ओन करने की वजह से आप मॉर्गेजेस दे रहे हो, तो क्या आप सच में उस चीज के ओनर हैं? डेट ओनरशिप का एक तरीका है जिससे अमीर और अति अमीर लोग चीजों को ओन करते हैं, बिना उनकी प्राइस की टेंशन लिए, बिना उसके लीगल रिस्क के या लीगल पचड़ों में पड़ने की टेंशन के, और बिना उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। तो जो वेल्दी लेंडर है वो एक तरीके से अपना बिजनेस चला रहा है, और उसको ऐसे सामने दो ऑप्शन दिखाई देते हैं कि भाई एक तरीका है कि मैं जो अपने पैसे हैं उससे चीज़ें खरीदूं, कोई घर खरीदूं और फिर उसको मैं रेंट पे चढ़ा दूं। तो इसमें मेरे को लीगल का देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ेगी और प्राइस रिस्क देखना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ मैं तुमको ये पैसा उधार दे दूं कोई घर खरीदने के लिए। अब इस ऑप्शन में मैं शायद इतने पैसे ना कमा पाऊं, क्योंकि जो रेंट होता है वो इंटरेस्ट से हमेशा ज्यादा ही होता है। लेकिन कम से कम इस केस में मेरे को दाम गिरने का, गाज गिरने का, कुछ टूट फूट होने का, लीगल का ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है, कोई पचड़ा नहीं है। ये सब तुम्हारे जिम्मे है। लेकिन दोनों ही केसेस में अगेन डेट ओनरशिप का तरीका है, ये ऐसा तरीका है जिससे वेल्दी लोग एसेट्स को ओन करते हैं, और हम लोग जो कि डेट ले रहे हैं उनके लिए उस प्रॉपर्टी को 20, 30, 35 साल तक मैनेज करते हैं, है ना। और आप देखो तो ये अमीरों के लिए एक्चुअली क्वाइट एक बहुत ही फैंटास्टिक सा तरीका है एसेट्स को ओन करने का, कि मैं ये पैसे उधार दे दूं, कि मैंने एक बार पैसे उधार दे दिए तो मेरे को प्राइस की कोई चिंता नहीं करनी, रोजमर्रा के मेंटेनेंस की कोई चिंता नहीं करनी, कोई लीगल पचड़े में नहीं पड़ना, और जिसको मैं ये मनी लेंड कर रहा हूँ वो बढ़िया मेरे लिए इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा, और इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करते रहने की प्रिविलेज के लिए मेरे को इंटरेस्ट देता रहेगा दशकों तक। और फिर भी लोग ओवरवेलमिंगली अपने खुद का घर खरीदना प्रेफर करते हैं बड़ी बड़ी डेट लेके रेंट पे रहने के बजाय, और इसका रीजन है इक्विटी। मैंने कहा था ना, आई विल टॉक अबाउट इक्विटी। अब अपने घर खरीदने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं। आप कहीं पे भी कीले ठोक सकते हो, कोई भी रंग रोगन करा सकते हो अपने घर में, ये एक इमोशनल परचेज भी होती है, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ
फाइनेंशियल रीजंस डिस्कस करेंगे। तो जो रियल फाइनेंशियल रीजन है बड़ी 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 डेट्स लेके घर खरीदने का लोगों का, वो ये है कि पिछले 20 से 30 सालों में घरों के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। हमने अभी बात करी कि जब आप डेट लेते हो तो आप प्राइस रिस्क अज्यूम करते हो एसेट का, तो अगर एसेट का प्राइस नीचे जाता है तो आपका नुकसान है, लेकिन अगर एसेट का प्राइस ऊपर जाता है तो आपका फायदा भी तो है। अब पिछले 30 सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी बेतहाशा तरीके से बढ़े हैं, एक बड़ी डेट लेके घर खरीद लेना एक फूल प्रूफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। और सोसाइटी ने ये जनरल आइडिया इंटरनलाइज कर लिया है कि आप डेट ले लेके एसेट्स खरीदते चले जाओ, क्योंकि प्राइजेस ऑलवेज गो अप। इन हाउस प्राइजेस की बेतहाशा बढ़त के कारण आप ये सोच के देखो कि लोगों की जो मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उनके बाप दादाओं ने कितना कर्ज लिया। जिन लोगों ने 4-5 अलग अलग मॉर्गेज जैसे भी तैसे ले ली, उन लोगों के इस रिस्की फाइनेंशियल डिसीजन को सोसाइटी ने बहुत मैसिवली रिवॉर्ड किया। और जाहिर सी बात है, जिन्होंने ये प्राइस रिस्क लिया वो यही सोचते हैं कि हम काफी सैवी प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं, कि हमने एकदम स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रॉपर्टीज खरीदी और उसका हमें बहुत रिवॉर्ड मिला। बट रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। और रियलिटी ये है कि पिछले 30 सालों में सिर्फ घरों के ही प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। अगर इन लोगों ने सेम अमाउंट ऑफ डेट लेके किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया होता तो फाइनेंशियल आउटकम उनका सेम ही होता, वो पैसे बनाते ही बनाते। और इसका जो मतलब है उसको आप गौर से सुनिए, क्योंकि यहाँ पे ये अंडरलाइंग कॉजालिटी है जो कि हमको ये बता रही है कि ये एक्चुअल में अमीर बने क्यों। यहाँ पे आएगा हमारा फाइनेंशियल ट्विस्ट। तो जिन जिन लोगों ने 20-30 साल में बड़े बड़े लोन लेके कोई भी एसेट की क्लासेस खरीदी है, चाहे वो घर हो, लग्जरी आर्ट हो, स्टॉक्स हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो। बिटकॉइन 30 साल पहले नहीं आया था, बट स्टिल जब से बिटकॉइन आया तब से इन सारी एसेट क्लासेस की वैल्यू का बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि इनकी फंडामेंटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। ये जो पैसे बढ़े हैं या जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसका मेन रीजन है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, रैपिड डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। अब लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने लोन्स ली और उन लोन्स से फाइनेंशियल मार्केट में स्पेक्यूलेट करा, बेटिंग करी, लेकिन जो सारे एसेट क्लासेस अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो हमको ये बताता है कि उनकी जो बेट थी वो प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं थी, वो इंटरेस्ट रेट्स में थी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो उन्होंने पिछले 30 सालों में पैसे कमाए हैं वो प्रॉपर्टी मार्केट में बेट ना करने के बजाय मनी फ्यूचर में डिवैल्यू होगा इस चीज पे बेट करके पैसे कमाए हैं। दे मेड मनी essentially by shorting the value of money. Obviously ये हाइंडसाइट में ही पता चलता है, एंड हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। पर फिर भी ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हमने एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना दिया है जो कि लोगों को इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ हाई डेट्स लेने पे रिवॉर्ड करता है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसे बड़े बड़े रिस्की लोन्स लेना, डेट लेना कोई फाइनेंशियली सेंसिबल बिहेवियर नहीं है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मनी के डिवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और हम ये बात करेंगे कि क्यों मनी डिवैल्यू हो रहा है, हुआ और आगे होता ही रहेगा, और क्यों जो लोग ज्यादा से ज्यादा डेट को एक्सेस कर पा रहे हैं वो ही आगे फ्यूचर में अपनी जिंदगी में बेहतर करेंगे, जो कि एक फिनोमिनली रिस्की चीज है। और बाय द वे ये जो बड़ी बड़ी लोन्स हैं ये इंक्रीजिंगली और अमीर लोगों को ही मिलेगी, क्योंकि आप कितनी डेट एक्सेस कर पाते हो ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, या फिर आपके लोन के लिए आप कोई गारंटर लेके आ पा रहे हो कि नहीं। तो ये थी डेट। डेट और मनी एक ही थैली के दो चट्टे बट्टे हैं। जैसे जैसे डेट इंक्रीज होती है मनी भी इंक्रीज होता है, और डेट चीजों को ओन करने का एक तरीका है। आप देख रहे थे एवरीडे इकोनॉमिक्स। संभव है एक बेहतर भारत।